साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना, उसके उद्देश्य और उसके जो विचारधारा है उसका असर भारत देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर क्या पड़ा है और भारत देश के संविधान पर उसका क्या असर पड़ रहा है और भारत देश के संविधान के साथ ये लोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने इस संस्था की स्थापना तब की थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और देश के सभी हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी एक साथ मिलके 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को खत्म करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ देश के हजारों लोग अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बान हो रहे थे, तो दूसरी तरफ ये आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग ये अपनी कट्टरवादी हिंदू विचारधारा के बीच भारत देश में बोने का काम कर रहे थे। साथियों, आरएसएस को आजादी, देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। वह तो सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी विचारों के प्रचार प्रसार में लगे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, उनसे माफिया मांग रहे थे। साथियों, जब भारत देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी और कांग्रेस इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लीड कर रही थी, तब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 के दिन संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और अंततः कांग्रेस ने देश को अंग्रेजों की तानाशाही और उनकी हुकूमत से आजाद कराया। साथियों, देश की आजादी के बाद संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, यह संविधान समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, अस्पृश्यता उन्मूलन, महिलाओं के लिए समान अधिकार व अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े समाज के लिए आरक्षण की नीतियों पर आधारित है। साथियों, 26 नवंबर 1949 में इस संविधान को अपनाया गया, स्वीकारा गया, परंतु 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को लागू किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन इसलिए लागू किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 पे कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। साथियों, संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और उसके राज्य या देश को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। साथियों, जब से भारत देश का संविधान बना है, लागू हुआ है, तभी से आरएसएस की आंखों में ये किरकिरी की तरह खटकता रहा है। उसका विरोध इन्होंने खुलेआम किया। लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान को बदलने के लिए और साथ ही मनु के विधि विधान को देश में चलाना चाहते थे और चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने देश के संविधान का हमेशा से ही विरोध किया। आरएसएस के गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स के साहित्य हिंदू बेंगलुरु 1966 के पृष्ठ नंबर 238 पर लिखा था कि संविधान में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपना कह सके। इसी तरह विनायक दामोदर सावरकर ने भी देश के संविधान में
मनु के कानूनों को लागू करने की वकालत की थी और वो चाहते थे कि देश का संविधान मनु के हिसाब से चले। आरएसएस से हमेशा से तिरंगे झंडे का विरोध किया और इन्होंने कभी भी नहीं स्वीकारा, और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू कोड बिल में जिसमें महिलाओं के समानता की बात थी उसका विरोध किया, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और उनका हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद कहते हुए प्रदर्शन किया। और तो और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में 52 साल, आजादी के 52 साल तक तिरंगा तक नहीं लहराया गया। खैर, बात यहां तक नहीं रुकती है। आज आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है और संविधान लागू हुए हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ऐसे समय में भी आरएसएस और बीजेपी के संविधान का विरोध निरंतर चालू ही है। आपको याद होगा 2004 में आरएसएस के सुप्रीमो के सुदर्शन ने संविधान को दरिया में फेंक देने की बात कही थी। इसी तरह 2015 में आरएसएस के दूसरे सुप्रीमो मोहन भागवत ने संविधान की समीक्षा की बात कही थी। और आप सबको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने किस तरीके से 400 पार की बात करी ताकि वो संविधान बदल सके। कर्नाटक के सांसद रह चुके अनंत हेगड़े ने कहा था कि हमें संविधान बदलना है। इसी तरह राजस्थान की ज्योति मिर्धा ने कहा था कि हमें संविधान बदलना है। अरुण गोविल ने कहा कि हमें संविधान बदलना है। लल्लू सिंह ने कहा हमें संविधान बदलना है, इसीलिए आप हमें 400 पार दीजिए। तो साथियों, इस संविधान पे और संविधान की जो प्रावधान है उस पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग प्रहार करते आए हैं। इतना ही नहीं, अभी 26 जनवरी के दिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश मंत्री नौका प्रजापति कहती है कि आरक्षण की वजह से आरक्षण तो एक सरदर्द बना हुआ है, हम तो आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। और साथियों, उनका ये वीडियो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। तुष्टिकरणની નીતિના આધારે અને વોટ બેંકના આધારે સાચવવા માટે એ અનામતને આજે પણ આપણે દૂર કરી શક્યા નથી। અને આપણને ખબર છે કે આજે અનામત એક માથાનો દુખાવો બની રહ્યો છે। मैं चाहती हूँ बेशक ये वीडियो गुजराती में है, पर आप भी सुनिए कि इनकी विचारधारा किस तरीके से आरक्षण के विरोधी विचारधारा है और संविधान के विरोधी विचारधारा है। जैसे ही 26 जनवरी को ये नौकाबेन प्रजापति ने अपना भाषण दिया, उसके बाद पूरे गुजरात में ही नहीं पूरे भारत देश में इनका वीडियो वायरल हो चुका है। और उसके करारा जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कहते हैं हिरेन बैंकर संक्षिप्त में। गणतंत्र दिवस એટલે કે પ્રજાસત્તાક દિવસ એટલે કે બંધારણ લાગુ થયાનો આજે દિવસ છે 26મી જાન્યુઆરી। એ દિવસે એની સંધ્યાએ જે પ્રકારનું બેફામ નિવેદન આવી રહ્યું છે, અનામત વિરોધી નિવેદન આવી રહ્યું છે, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સિનિયર નેતા આગેવાન એમ કહી રહ્યા છે કે અનામત એ માત્ર ને માત્ર વોટ બેંક લેવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અનામત એ માથાનો દુખાવો બની ગયું છે। ત્યારે હું કહેવા માગું છું કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ 30 વર્ષમાં એસસી એસટી ઓબીસી માઇનોરિટી આ તમામ લોકોને અનામત ન મળે એના માટેના પ્રયત્નો કરતી રહી, હથકંડાઓ અપનાવતી રહી। સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં પણ ખૂબ હથકંડાઓ અપનાવ્યા, 27% અનામત ન મળે એના માટેની કામગીરી કરતી રહી, પણ છેવટે બંધારણનો વિજય થયો, લોકોનો વિજય થયો અને આજે સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઓ એ 27% અનામત સાથે લાગુ થઈ રહી છે। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का संविधान खतरे में है और इसीलिए कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान को बचाना है और अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। तो साथियों, मैं आज की बात अपनी यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए मैं आपके बीच में से विदा लेती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।